नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द एग्जाम सर्कल में। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंडियन पॉलिटी, यानी कि भारतीय का संविधान। और भारतीय संविधान में आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में। और मौलिक अधिकार से आने वाले कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद, उनको भी बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ आप लोगों को याद करवाएंगे। और आज आप मौलिक अधिकारों को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लें। कई बार परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो बात करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ से, और पहला क्वेश्चन बनता है मौलिक अधिकार से। क्या बनता है पहला क्वेश्चन बनता है मौलिक अधिकार किस भाग में। तो भारतीय संविधान में अभी प्रेजेंट में कितने 25 भाग हैं, टोटल 25 भाग हैं, ठीक है। वैसे कायदा में है तो 22 ही भाग, लेकिन 3 इन्हीं में जोड़े गए हैं, ठीक है। तो किस भाग में जोड़ा गया भारतीय मौलिक अधिकार किस भाग में है। तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। क्वेश्चन बनता है मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में किया गया। तो भाग 3 में। और एक क्वेश्चन और बनता है किस को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। तो भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए। तो 3 में, ठीक है। मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए, 3 में दिए गए, ठीक है। और मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया। तो ये लिए गए आपके कहाँ से, अमेरिका से। कहाँ से लिए गए, अमेरिका से। ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मौलिक अधिकार का वर्णन कहाँ से लिया गया, मौलिक अधिकार का जो साक्ष्य वो कहाँ से लिए गए, अमेरिका से लिए गए, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बनता है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, यानी कि मौलिक अधिकार का जो आर्टिकल है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो मौलिक अधिकार के जो अनुच्छेद हैं वो आपके हैं 12 से लेकर 35 तक, ठीक है। 12 से लेकर 35 तक। अगर आप मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे तो 12 से स्टार्ट करेंगे और 35 तक पढ़ेंगे तो आप मौलिक अधिकार को अच्छे से पढ़ पाएंगे, ठीक है। 12 से लेकर 35 तक। क्वेश्चन बनता है कि मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद से कहाँ तक किया गया। तो 12 से 35 तक, ठीक है। 12 से 35 तक। हमारे पास अभी वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो हमारे पास वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने हैं, 6, ठीक है। इन 6 मौलिक अधिकारों को बहुत ही अच्छी तरीके से देखें। कई बार क्वेश्चन यहाँ से हर बार परीक्षा में आता ही आता है, तो ध्यान से देखें। पहला क्या, पहला समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, ठीक है। अनुच्छेद 14 से 18 तक। समानता का अधिकार यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को समान रहने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने हित में कुछ काम करने का अधिकार है, ठीक है। यानी कि हर एक व्यक्ति कोई ना कोई, सब एक दूसरे से कैसे हैं, समान है, ठीक है। तो पहला क्या है, समानता का अधिकार, ठीक है। आप किसी पे ऐसे कोई मतलब आरोप नहीं लगा सकते, किसी को कोई जबरन या मतलब कुछ नहीं कर सकते। तो ये समानता का अधिकार हर एक व्यक्ति के पास है। कोई व्यक्ति बोल सकता है, कोई व्यक्ति चुप रह सकता है, कोई व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, यानी कि क्या है, समानता का अधिकार। दूसरा है हमारा, दूसरा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, वो अपने हित में कहीं भी स्वतंत्र रह के बात कर सकता है, स्वतंत्र रह के झंडा फहरा सकता है, स्वतंत्र रह के कोई भी काम कर सकता है, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। हर एक व्यक्ति को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। अनुच्छेद 19 से 22 तक, ठीक है। अनुच्छेद 19 से 22 तक। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी भी व्यक्ति के प्रति आप शोषण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो किस अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है। तो अनुच्छेद 30 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये क्वेश्चन बनता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक। तो 30 से 24 तक, ठीक है। 30 से 24 तक। हम डी की बात करते हैं। चौथे नंबर का जो हमारे पास मौलिक अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, ठीक है। 25 से 28 तक, ठीक। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कोई व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, कोई व्यक्ति किसी भी धर्म में जाके पूजा कर सकता है, कोई व्यक्ति मंदिर में या मस्जिद में जहाँ जाए तहाँ कर सकता है, ठीक है। तो आप उसे किसी को रोक नहीं सकते, कोई भी धर्म अपना सकता है, वो अपने हित में कुछ भी कर सकता है, यानी कि ये क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक, ठीक है। पांचवा क्या है, पांचवा है हमारा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार को, वो कोई भी भाषा का प्रयोग कर सकता है, वो कुछ भी पहन सकता है, आप उसे नहीं रोक सकते। सांस्कृतिक, वो किसी भी सांस्कृतिक या किसी भी सामाजिक सोसाइटी में रह सकता है। अनुच्छेद 29 से 30 तक, ठीक है। अनुच्छेद 29 से 30 तक सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार
जो विधि है, जो संवैधानिक उपचार हैं वो सभी के लिए हैं, सबके हित में है। अनुच्छेद 32, ठीक है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। क्वेश्चन बनता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा था अनुच्छेद 32 को, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, ध्यान से सुनना। किस आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को, क्योंकि इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा, कुछ नोट पॉइंट है वो आप लोग ध्यान से देखना। क्या है? मौलिक अधिकार, सबसे पहली मांग किसने की मौलिक अधिकार की? तो सबसे पहली मांग मौलिक अधिकार की है किसने? एनी बेसेंट ने, ठीक है, एनी बेसेंट ने। और ये पहली मांग की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा, पहला क्वेश्चन ये बनता है। दूसरी मांग ये कहता है लिखित मांग किसने की? तो लिखित मांग की थी मोतीलाल नेहरू ने। कब मोतीलाल नेहरू ने की थी? 1928 में। 1928 मतलब 1928 साइमन कमीशन वापस जाओ उस समय, ठीक है, साइमन कमीशन वापस जाओ 1928, ठीक। नेक्स्ट है 2931 में गांधी जी के द्वारा मांग की गई किसकी? मौलिक अधिकारों की। 1931, ठीक, 1931, यहाँ पे 29 नहीं 1931 है, गांधी जी द्वारा मांग की गई। 3 क्वेश्चन बनते। पहले मौलिक अधिकार का मांग किसने की? तो एनी बेसेंट ने। लिखित मांग किसने की? तो मोतीलाल नेहरू ने। और तीसरी बार 1931 में किसने की? तो गांधी जी ने, ठीक है, गांधी जी ने। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा, अब उसी में बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। पहले नंबर बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार में क्या क्या आता है। तो स्वतंत्रता का अधिकार यानी अनुच्छेद 19 के तहत 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई? 5 प्रकार की। पहली स्वतंत्रता क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि आप कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं जो किसी व्यक्ति को हानि न पहुंचाए, ठीक है। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पहली। दूसरी है झंडा फहराने की स्वतंत्रता, आप झंडा फहरा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है, झंडा फहराने की स्वतंत्रता। हम तीसरी बात करते हैं, तीसरी किसकी है? तीसरी है प्रेस की स्वतंत्रता। किसकी है? प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, तीसरी है प्रेस की स्वतंत्रता। चौथी बात करते हैं शांत रहने की स्वतंत्रता, आप शांत रह सकते हैं, शांत रहने की स्वतंत्रता यानी चौथी आपकी। पांचवी है जानने की स्वतंत्रता, कोई भी अगर आपको जान परिचय नहीं है तो आप किसी भी को अच्छी तरीके से मतलब जान सकते हैं। अगर आपको कोई मतलब जैसे कोई आरोप लगाता है या आपको कोई मतलब गिरफ्तार करता है तो उसे जानने की स्वतंत्रता, किस जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है, जानने की स्वतंत्रता पांचवी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा बी, यानी कि शांतिपूर्वक एवं सशस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता, ठीक है, शांतिपूर्वक एवं सशस्त्र सम्मेलन की स्वतंत्रता। शांतिपूर्वक सशस्त्र सम्मेलन कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है प्रत्येक व्यक्ति के पास, भारत के प्रत्येक नागरिक के पास, ठीक है। सी संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता कैसे याद रखेंगे? सी मतलब संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 यानी कि आर्टिकल 19C, आर्टिकल 19C के तहत पूछा जाएगा अनुच्छेद 19C क्या कहलाता है। तो अनुच्छेद 19C में किसका वर्णन किया गया है? संघ बनाने की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है डी, यानी कि भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। तो 19D, डी मतलब ड्राइव, डी मतलब ड्राइव याद रखने की ट्रिक है, डी मतलब ड्राइव, ड्राइव मतलब घूमना, ठीक है। 19D तो भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, ठीक है, भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता 19D। ई भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, ठीक है, 19E, ठीक है, 19E यानी आर्टिकल 19E, अनुच्छेद 19E। ई मतलब इवनिंग, इवनिंग यानी कि शाम, शाम हो गई तो कहीं भी रहेंगे आप, रुकेंगे तो कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हो और किसी अलग राज्य में रहना चाहते हैं तो आप कहीं भी रह सकते हैं। इससे पहले ये अपवाद में था, जम्मू कश्मीर में आप नहीं रह सकते थे, लेकिन ये अभी हाल ही फिलहाल में हटाया गया है आर्टिकल 370 के तहत, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा सी क्या है? सी हमारा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 कहता है अपराध में दोष सिद्ध संदर्भ में संरक्षण, ठीक है, अपराध अगर आप करते हैं तो उसके दोष सिद्ध संदर्भ में संरक्षण आप कर सकते हैं। कैसे? कार्योत्तर विधि द्वारा संरक्षण, एक अपराध के लिए एक दंड का प्रावधान। मान लो आपने एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति और है
और आपने इस व्यक्ति को भी मारा और इस व्यक्ति को भी मारा तो जुर्म एक ही होगा। तो एक व्यक्ति के लिए यानी एक अपराध के लिए एक ही दंड का प्रावधान है, ना कि आप ऐसा नहीं होगा कि 2 व्यक्ति को मारेगा 2 बार दंड दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 2 को मारो या 10 को मारो, दंड आपको एक ही बार दिया जाएगा। तो एक अपराध के लिए एक दंड का प्रावधान। तीसरा हमारा है, तीसरा कहता है स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए संरक्षण। ठीक है, स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए संरक्षण। ठीक, स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए संरक्षण। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 21 याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 21 याद कैसे रखेंगे, प्राण के बारे में बात की, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो देखो 21, 2 के पीछे 1 है, एक हमारे हमेशा प्राण एक ही होते हैं। ठीक है, प्राण कितने होते हैं, 1, तो 1 पीछे लगा है यानी कि 21। ठीक है, प्राण कितने होते हैं, 2 व्यक्ति हो या 4 व्यक्ति हो, 2 के पीछे 1 है, 21, प्राण 1 होते हैं तो 21। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद के तहत किया गया, तो अनुच्छेद 21 के तहत किया गया। यहाँ से कई बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं 21A, अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A क्या कहता है, शिक्षा का अधिकार। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। कब, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। इस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। पहला क्वेश्चन ये अटल बिहारी वाजपेयी, यहाँ से बनता है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अनुच्छेद 21A किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। क्वेश्चन तीसरा कहता है 86वां संविधान संशोधन कब किया गया, 2002 में किया गया। ठीक है, चौथा क्वेश्चन बनता है अनुच्छेद 21A के तहत किसका वर्णन किया गया, अनुच्छेद 21 के तहत वर्णन किया गया 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का वर्णन किया गया। किस आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 21A के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 21A के तहत। यहाँ से 4 क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और ये 4 क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और कई बार आते भी हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखें। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 कैसे याद रखें, अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी एवं विरोध के संरक्षण। ठीक है, गिरफ्तारी एवं विरोध के संरक्षण। आप पे कोई अगर केस लगा देता है, कोई जुर्म लगा देता है तो आपको पुलिस आके गिरफ्तार कर लेती है, तो उसका आपको हक है जानने का किस जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है, तो पहला क्या है, गिरफ्तारी के पूर्व अपराध बताना अनिवार्य है। जो आपको गिरफ्तार करने आएगा वो आपको अपराध बताएगा कि इस अपराध में हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। ठीक है, तो गिरफ्तारी से पूर्व अपराध बताना अनिवार्य है। 24 घंटों के भीतर न्यायालय में पेश करना अनिवार्य है। 24 घंटे से ज़्यादा आप हवालात में, 24 घंटे से ज़्यादा आप थाने में नहीं रख सकते, चौकी में नहीं रख सकते। 24 घंटे के बाद आपको हवालात में यानी कि न्यायालय में पेश करना अनिवार्य है। ठीक है, थर्ड पॉइंट कहता है गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद का वकील चुनने का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसे अपनी पसंद का वकील चुनने का पूर्ण अधिकार है। ठीक है, अपनी पसंद का वकील चुनने का पूर्ण अधिकार है अनुच्छेद 22 के तहत। ठीक है, पूछा जाएगा अनुच्छेद 22 किसका वर्णन करता है, आर्टिकल 22 यानी कि गिरफ्तारी का वर्णन करता है। ठीक है, गिरफ्तारी का वर्णन 3 तरीके गिरफ्तारी का वर्णन किसमें, पहला है आपका गिरफ्तारी से पूर्व अपराध बताना होगा, तब आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। दूसरा 24 घंटों के भीतर न्यायालय में पेश करना अनिवार्य है। 24 घंटों के भीतर न्यायालय में पेश करना अनिवार्य है। तीसरा है गिरफ्तार व्यक्ति अपनी मनपसंद का वकील चुन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें किस किस का शोषण मतलब क्या क्या है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक वर्णन किया गया। पहला क्वेश्चन बनता है शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक का वर्णन किया गया, तो अनुच्छेद 23 से 24 तक। मानव तस्करी एवं बाल बलात् श्रम पर प्रतिबंध, यानी बच्चों को जो व्यक्ति चोरी करता है और उस पर तस्करी करने का जो वो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। और बलात्श्रम यानी कि छोटे बच्चों पर जबरन काम करवाना। ठीक है, जबरदस्ती काम करवाना किसमें, अनुच्छेद 23 से 24 में। ठीक है, अनुच्छेद 24 कहता है बाल श्रम पर प्रतिबंध, जो छोटे बच्चों पर जबरदस्ती काम करवाया जाता था उस पर प्रतिबंध लगाया गया। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 24 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 24 के तहत। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। ठीक है, ये क्वेश्चन ईपीपी अभी जो परीक्षा हुई थी 41,520 उसमें क्वेश्चन पूछा था। ठीक है,
स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किससे कहाँ तक है, तो 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है, भारत में किसी भी धर्म की उपासना एवं उसके रीति रिवाजों को मानने का अधिकार। अगर आप भारत में रहते हो, किसी भी धर्म या किसी भी रीति रिवाज को आप मान सकते हैं, आप मंदिर में जा सकते हैं, मस्जिद में जा सकते हैं, जिस धर्म में जा सकते हैं, जिस धर्म में आप पूजा कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल आपको अधिकार है। किस आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 25 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यक्रम और धार्मिक सम्मेलन में आयोजन का अधिकार। धार्मिक कार्यक्रम और धार्मिक सम्मेलन में आयोजन का अधिकार। आप किसी भी धार्मिक में रहते हैं, किसी भी कार्यक्रम में आप किसी भी धर्म का आयोजन कर सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 26 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 26 के तहत। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 27, आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 कहता है भारत में प्रत्येक धार्मिक आय को कर मुक्त समझा जाएगा। ठीक है, भारत में प्रत्येक धार्मिक आय को, जो धार्मिक आय है उसको क्या समझा जाएगा, कर मुक्त समझा जाएगा, कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, कर मुक्त समझा जाएगा आर्टिकल 27 के तहत। आर्टिकल 27 के तहत यानी कि अनुच्छेद 27। आर्टिकल 28 क्या कहता है, अनुच्छेद 28 क्या कहता है, कोई भी शैक्षणिक संस्थान धार्मिक शिक्षा उपलब्ध नहीं करवाएगा। ठीक है, कोई भी शैक्षणिक संस्थान धार्मिक शिक्षा उपलब्ध नहीं करवाएगा। धार्मिक शिक्षा का जो मतलब उपलब्ध करवाएगा वो नहीं करवाएगा। किसके तहत, आर्टिकल 28 के तहत। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा यानी कि ई सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 29 क्या कहता है, अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हित में संरक्षण, अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति और प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, जो अल्पसंख्यक हैं वो अपने संरक्षण में, अपने हित में अपनी भाषा, अपनी लिपि का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। वो किसी अपनी भाषा को बोल सकते हैं और सांस्कृतिक प्रचार प्रसार अपने धर्म का कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 29 के तहत। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 कहता है, अनुच्छेद 30 क्या कहता है, अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यक अपने कल्याण के लिए धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने से रोका नहीं जा सकता। अल्पसंख्यक हैं, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने से रोका नहीं जा सकता। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत, 30 के तहत। और अपने अल्पसंख्यक अपने कल्याण के लिए धार्मिक संस्थाओं की स्थापना भी कर सकते हैं। धार्मिक संस्थान खोल सकते हैं, उनकी स्थापना भी कर सकते हैं अनुच्छेद 30 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 30 के तहत। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या कहता है, अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी को हमने बताया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। ठीक, क्या कहा है, आत्मा कहा है। किसने कहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। इसी अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। नोट करके हमने पॉइंट लिखा हुआ दिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय को कुछ न्यायिक रिट निकालने की शक्ति प्रदान है। आप इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय में रिट दायर कर सकते हैं। रिट निकालने की शक्ति प्रदान है सर्वोच्च न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक, सुप्रीम कोर्ट। ठीक, 5 न्यायिक रिटें होती हैं। कितनी रिटें होती हैं, 5 न्यायिक रिटें होती हैं। पूछा जाएगा कितनी न्यायिक रिटें होती हैं, तो 5 न्यायिक रिट होती हैं। ठीक है, पहली रिट क्या है, पहली रिट है हमारी, पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, शरीर को प्राप्त करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि शरीर को प्राप्त करना पहली है। दूसरी है परमादेश। सुप्रीम कोर्ट यह उन अधिकारियों या उन संस्थाओं के खिलाफ जारी करता है जो संविधान का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, उन्हें परमा आदेश देता है कि आप संविधान का उल्लंघन ना करें। तो कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, परमादेश देता है, परमादेश। ठीक है, अधिकारियों को या संस्थाओं को कि आप संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते। ये रिट कौन सी है, अगर कोई व्यक्ति संविधान का उल्लंघन करता है तो रिट नंबर 2 यानी कि सुप्रीम कोर्ट परमादेश देगा। किसको, अधिकारियों को और संस्थाओं को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सी है, नेक्स्ट है हमारी अधिकार। नेक्स्ट है अधिकार। अधिकार क्या कहती है, अधिकार है उन अधिकारियों के खिलाफ जारी करते हैं जो संविधान का उल्लंघन करते हैं। ये केवल अधिकारियों के खिलाफ जो संविधान का उल्लंघन करते हैं, जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ, जो व्यक्ति संविधान का उल्लंघन करते हैं अधिकारी, उनके खिलाफ रिट दायर कर सकते हैं आप आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत। कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में यानी कि SC में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या कहती है,
प्रसिद्ध हमारे चौथे नंबर की प्रसिद्ध क्या कहती है? प्रसिद्ध कहती है यदि कोई भी अधीनस्थ न्यायालय के गैर संवैधानिक कार्य करता है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसकी अधिकारिता रद्द की जा सकती है। ठीक है, कोई गैर संवैधानिक कार्य द्वारा कर्ता बना है तो उसकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा अधिकारिता रद्द की जा सकती है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या कहता है? उत्प्रेषण है इसके तहत सुप्रीम कोर्ट दिए गए निर्णय को रद्द कर सकता है। ठीक है, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में दिए गए निर्णय को रद्द कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो उपदेश दिए जाते हैं उन्हें रद्द कर सकता है। कौन? उत्प्रेषण के तहत। कौन से रेट के तहत? उत्प्रेषण के तहत। ठीक है, तो ये थे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार। आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, और आप लोगों को अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।